नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश न्यूज पर प्रोफेसर चंद्रशेखर हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। मधेपुरा से राजद के प्रत्याशी हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। उनका कहना है कि जनता का विश्वास और भरोसा मेरे साथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता इस बार काम वाली सरकार को चाहती है। और हमारे संवाददाता प्रीतम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। जी बिल्कुल। रश्मि इस वक्त हमारे साथ मधेपुरा से साल 2010 से विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रोजगार की बात हो रही है, हम बता दें कि साल 2015 में ये बिहार सरकार में आपदा मंत्री बने थे और अगस्त 2022 में ये शिक्षा मंत्री बने थे। और शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 और शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 ये दोनों इनके निर्देशन में हुआ था। इनके हस्ताक्षर से, इनके नाम पे ये उपलब्धि है कि इनके हस्ताक्षर से, इनके साइन से 2 लाख लोगों को एक मुश्त सरकारी विभाग में, सरकारी स्कूलों में नौकरी मिली थी। तो रोजगार का मुद्दा है, मधेपुरा में है और सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, आप चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं, 8:30 बजे हैं। क्या मिजाज देख रहे हैं जनता का? क्या आपको सेंस हो पा रहा है? हमें क्या दिखेगा वो तो आपको पता चलेगा। हमें जो दिख रहा है वो आपको ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महान मधेपुरा वासी, हमारे मधेपुरा के महान मतदाता, जिसने 3 बार मेरे ऊपर भरोसा किया और चौथी बार बड़े मत के अंतर से विजय दिलाने वाले हैं। क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी है उसके बारे में आप खुद पता चल जाएगा जब इलाका घूमेंगे। जो जदयू के उम्मीदवार हैं वो चेयरमैन हैं अभी नगर परिषद के, और चेयरमैन के रूप में जो उनकी भूमिका है वो एक एक आदमी शहर के वाकिफ है और शहर से मैसेज जाता है। तो जनता का पसंद क्या है, महान मतदाता का पसंद क्या है, इस बात से दिखती है कि मैं 2010 में जब 22 MLA था यहाँ बिहार में हमारी पार्टी के, उस समय हमको यहाँ के लोगों ने चुनाव जिताया था। 2015 में महागठबंधन बना और उसमें जीत का अंतर बड़ा हुआ। वो लगभग 38,000 से हम चुनाव जीते थे। तो 2010 में मेरे खिलाफ स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कैंप करके लड़ रहे थे, जी पता होगा। इसलिए उम्मीदवार भी बड़े धाकर उम्मीदवार थे। 3 बार के सांसद थे, 2 बार के विधायक थे, यहाँ के फाउंडर VC थे और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी 10 दिन यहाँ कैंप किए थे। 10 दिन जी। और उस मैनेजमेंट को भी हमारे महान मधेपुरा वासी ने चीर करके रख दिया और 12,000 वोट के अंतर से लगभग हम चुनाव जीते थे। तो मेरा तो उसमें कुछ योगदान है नहीं। हमारे अब मधेपुरा के महान मतदाता अगर हमको इस रूप में सेवक के रूप में जानते हैं तो मेरे लिए गौरव की बात है। और हम कभी मंत्री रहे, 2 बार मंत्री हुए, विधायक हैं 3 बार से हमको हमारे मतदाताओं ने बनाया है। तो हम अपने आप को न तो कभी मंत्री समझे हैं न विधायक समझे हैं, हम सेवक और चाकरी करने वाले लोग समझे हैं, उसी बहुत से काम करते हैं। सर, एक सवाल है कि अगस्त 2022 में आप शिक्षा मंत्री बने थे बिहार के और TRE 1 TRE 2 का आयोजन हुआ था। TRE 3 तो हो गया, TRE 4 नहीं हो पाया। क्या मानते हैं कि ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मुझे सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, और इस देश में अब मजलूमों, पहले तो बेरोजगार ही जुड़ते थे लेकिन अब मजलूमों और बेरोजगारों के सबसे बड़े चिंतक हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से जो मंत्रालय मिला, तो शिक्षा मंत्रालय अपने आप में बड़ा ही सेंसिटिव मंत्रालय है और बड़ा महकमा है। 50,000 करोड़ का लगभग बजट है शिक्षा विभाग का। तो शिक्षा मंत्री के रूप में मैं जो कर पाया, तो हमको तो लगता है कि आप लोग भी बेईमानी थोड़ा कर रहे हैं कहने में, अन्यथा नहीं लीजिएगा। क्योंकि 2,90,000 पद सृजित हमने कराए। वो पद था ऑलरेडी, उसको हमने फ्लोर पर लाया, जनता के फ्लोर पर आया, मतलब वो ओपन डैश पर आया और 2,90,000 लोगों की वैकेंसी हुई। TR 1 TR 2 में लगभग 2,25,000 बच्चे पास किए जो कट ऑफ के अंदर आया, और फिर 2,17,000 लोग नियुक्ति पत्र पाए, जिसमें प्रथम तैयारी में 1,17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों के माध्यम से दी गई। और आप समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री तो आप 18-20 वर्ष से थे, तो आप तो आप सरकारी नौकरियों के द्वार क्यों बंद कर दिए थे?
मतलब आप समझिए कि एक बड़ी कंस्पिरेसी है, साजिश है कि नौकरियों को आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट में डालने का। जी, ये बड़ी कंस्पिरेसी है, बड़ी साजिश है, और ये संघी मनवादी नफरती साजिश है कि हम आम लोगों का जेबी कमजोर करें, आम लोगों का शिक्षा छीन लें और लोगों को नशे में डाल करके माने अनंत काल तक मनवादी संस्कृति का गुलाम बनावे। और इस चीज को समझने में, बुझने में हो सकता है हमारे समाज के लोगों को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये अंतिम सत्य यही है। और उसी पर काम करते हुए लोगों ने पेंशन स्कीम खत्म किया। अब आप समझिए कि जब जब भाजपा सरकार आई है तब तक जनता के लिए कहर ढाई है। मैंने भाजपा सरकार का मतलब कहर की सरकार है। वो आम लोगों की शिक्षा संपत्ति को छीन करके, अब देखिए संपत्ति छीन करके उनकी पढ़ाई है, बंच ऑफ थॉट आप पढ़ेंगे तो वो मनु संहिता का एक रूप है कि आम लोगों की जेबी कमजोर करनी है और पूरे देश की मिल्कियत चंद उद्योगपति के, मित्र उद्योगपति के हाथ में डाल देना है। अगर आपका जेबी कमजोर हो जाएगा, आप शिक्षा कमजोर हो जाएगा। और अब नशे की हालत ये है कि अब सूखा नशा गांव-गांव में चल रहा है, नस्लें। जी नहीं, सिर्फ शराबबंदी बिहार की बात नहीं है ना, पूरे संपूर्ण देश का ये हाल है कि अब स्मैक पंजाब की तरह गांव में बिक रहा है। आप समझ लीजिए कि इस तरह से नस्लों को नशे में डालना ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक डिजाइन है। ये नफरती मनवादी साजिश को लोगों को समझना पड़ेगा। और अंतिम सत्य ये है कि बिना शिक्षा का व्यक्ति का जीवन, परिवार का जीवन, समाज और राष्ट्र अंधकार में होगा। उसके इसलिए अगर अंधकार को प्रकाश में लाना है तो शिक्षा को अमृत समझ करके अमूल्य हथियार के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। और ये चूंकि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षा के महत्व को समझता हूँ, इसलिए मेरी बड़ी चिंता थी कि भाई आखिर ये नौकरियों के द्वार जो बंद हो गए सरकारी नौकरियों के, उसको कैसे खोला जाए। और मैं अंधतः सफल हुआ। मुझे 6 महीना लगा, बिल्कुल मुझे 6 महीना लगा राजा को यह समझाने में। हर महीने कहते थे कि हाँ जी हो जाएगा, पता नहीं, मैं बताता, हर महीने कहते थे। खैर एनीवे 6 महीने लगे और जो बहालियां हुई, एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दुनिया के किसी देश में किसी विभाग ने नहीं किया है। तो वो सौभाग्य से उसे वो मेरे माध्यम से हुआ है। लेकिन इसके सूत्रधार तो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो संपूर्ण देश में पहले ये मैसेज गया कि सरकारी नौकरियों के बंद द्वार को खोलने का काम अगर किसी ने किया, हम लोग तो माध्यम हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। अब जो उनके पास इशू है, आप समझिए कि 20 वर्षों से अगर 400 रुपये के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर समाज जी रहा था, मैंने विधवा, दिव्यांग या वृद्धजन, तो एक तरह से यह अमानवीय है कि आप सबका वेतन बढ़ाते हो, अपना वेतन बढ़ा लेते हैं हम लोग, मगर हम जो सबसे मजलूम बेबस इंसान है उसकी चिंता नहीं करते हैं। तो उसकी चिंता करने वाला अगर इस देश में शायद पहला व्यक्ति होगा कोई, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं मानता हूं। और 400 रुपया पेंशन को 1500 रुपया करने का डिक्लेरेशन किए अगर हमारे नेता ने, ये सरकार बनेगी तो मैं इतना करूंगा, ये साल भर पहले की बात है। तो नीतीश बाबू भी पीछे से 1100 तक गए हैं। तो जनता तो 400 रुपया लेगी ना फिर बाकी के, तो जनता जो 400 रुपया जो बचा हुआ लेना है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लाना है, वो मन बना चुकी है। अब 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे असंभव है, बिजली फ्री नहीं हो सकता है, लोग जो है फरेब करता है, मैंने असेंबली डिबेट में कह चुके हैं वो। तब हमारे नेता ने कहा जो भाई गरीबों का कल्याण बिजली के मामले में तब होगा जो 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, मतलब 1500-1600 रुपये का जो बिजली का बिल होगा वो फ्री हो जाएगा, तो गरीबों का कल्याण हो जाएगा। तो नीतीश बाबू भी 87 यूनिट तक गए हैं, तो 75 यूनिट उसमें भी बाकी है। तो बिहार के महान मतदाता 75 यूनिट लेंगे तो हम तेजस्वी प्रसाद यादव को लेंगे। फिर आप समझ लीजिए कि 2500 रुपया माय बहन मान योजना, माय बहन मान योजना में 2500 रुपया महीना प्रत्येक माँ बहन बेटी के खाते में डालना है। और तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस संकल्प को पूरा करने के पीछे वो 10,000 का चुनावी घूस लाए हैं। अब आप समझ लीजिए कि हाईकोर्ट कह चुका है, अमित शाह कह चुके हैं भाई तो कर्जा है, उनको वापस करना है। तो हमारे माँ बहन बेटियों को ये भी सोच रहे होंगे ना कि भाई हमको 30,000 साले साल लेना है कि 10,000 का कर्जा लेकर के वापस करके हमको चुनावी घूस दिया जा रहा है। तो इसको घूस मान करके जरूर उस ऐसे नफरती साजिश को लोग शिकस्त देंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि संपूर्ण बिहार में
कम से कम 178 सीट से कम हमारे गठबंधन को नहीं आने जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल है कि मधेपुरा से तो आपकी जीत हो रही है, साल 2010 से ही जीत रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में अपने चुनाव जीता है। हर बार महागठबंधन का ये दावा होता है कि आप लोग चुनाव जीतेंगे लेकिन सर फिर कहाँ चूक हो जाती है? क्या इस बार लगता है कि सारे कल पुर्जों को ठीक करके आप लोग जब हम ये मान के चलेंगे जब 14 नवंबर को काउंटिंग होगी तो हम मान के चलें कि 12 बजे तक हम लोग ये खबर चलाएंगे कि महागठबंधन सरकार बनाने की ओर अग्रसर और चंद्रशेखर यादव मधेपुरा से 20,000 मतों से आगे चल रहे हैं? ये मान के चले, जनता से भरोसा है आपको? आप कमतर आंक रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा कि 1,50,000 का फर्क होगा। मैंने हमारी पार्टी को लाख से ज्यादा वोट आएगा और प्रतिद्वंदी को मैं उम्मीद करता हूं कि 40-50 में रहना पड़ेगा। तो ये स्थिति है और मैं समझता हूं कि उस पर इस जो हम बोल रहे हैं उस पर हमारे महान मतदाता सील लगाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं विधायक हूं, 35 वर्ष का मेरा मैंने राजनीतिक इतिहास अभी तक है। 20 वर्ष में संघर्ष किया हूं, आंदोलन का ही रहा हूं। इस शहर में, मधेपुरा शहर में, मैं, मेरा परिवार या मेरे पार्टी के कोई भी साथी एक झंडा भी चंदा कभी न लिया होगा। तो एक संस्कार बोना कि साहब अमन मोहब्बत प्रेम से जीना। हमसे पहले क्या होता था, नेता लोग जो होते थे तो कपड़ा ले लिया कहीं से, कहीं कुछ खा लिया, कहीं पी लिया, मतलब एक वातावरण था जो मतलब हमारे जो समाज के लोग थे, खास करके व्यवसायिक घराने के लोग, वो लोग बस अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस करते थे। इस संस्कार को मैंने 35 वर्ष में खत्म किया है। तो छिटफुट घटना कहीं होती है, उसके लिए ठीक है, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हो पाती है। इसके पीछे है कि भाई जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है यहाँ का, वो हमारे माध्यम से कोई क्रिमिनल एक्ट को हम प्रश्रय कभी नहीं देते हैं, बल्कि उसको दबाते ऐसा है टेटुआ कि अच्छा लोग भी हिम्मत नहीं कर पाता है। तो मेरा हम तो कोई दबंग आदमी है नहीं, लेकिन संस्कार बोना, मतलब मोहब्बत प्रेम का संस्कार बोना, ये बड़ा हथियार होता है और यही काम किया। आपने डोमिसाइल की बात कही है। आप समझिए कि 2020 के चुनाव घोषणा पत्र में हमारे घोषणा पत्र का पार्ट था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, एक कलम से देंगे और फिर डोमिसाइल नीति लाएंगे। वो एनडीए के घोषणा पत्र का पार्ट नहीं था। और जब हम लोग गठबंधन में आए तब उसको अमल लाना था। तो हमारे नेता ने जो दबाव बनाया, टेटुआ दबाया माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं नरेटी रहना टेटुआ कहते हैं, हाँ जी, टेटुआ दबाया। तो फिर जो है मुख्यमंत्री जी राजी हुए, डोमिसाइल आ गया। अब डोमिसाइल लागू होने के बाद 1 महीना 7 दिन के बाद, मैं प्रथम तैयारी के विज्ञापन के 1 महीना 7 दिन के बाद 25 जून को जब पाठक जी जो राजा के नाक के बाल बन के आए थे, पता नहीं अब नाक के बाल कहाँ हैं, उस समय मतलब वो जो एक क्या कहते हैं सनकी अधिकारी को भेजा था और इसलिए कि उसको डोमिसाइल खत्म करना था। और डोमिसाइल खत्म करने के पीछे एक साजिश है कि भाई बिहार के बच्चे जो आते तो वो खुद उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश में 20 बरस से कोई नौकरी नहीं हुई थी लोगों को, तो अपना लोगों को उनको ठेलना था। तो उन्होंने राजा को समझाया, जो 100% गलत है, इसलिए मेरा डिबेट है असेंबली में कि आज तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात हर जगह डोमिसाइल नीति लागू है। वो राज्य 9वीं अनुसूची का मामला है, शिक्षा राज्य का विषय है और उसमें हमारा कमिटमेंट था तो हमने पूरा किया। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री हट कर देगा तो कोई मुख्यमंत्री से बढ़कर कोई होता है क्या? आगे डोमिसाइल खत्म करने मुख्यमंत्री जी के हटने, ये आम समझते हैं इस बात को, लेकिन जब लपेटा जाता है तो हमको भी लोग लपेटते हैं। अब मान लीजिए मंत्री रह करके किसी भी सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ तो हम नहीं बोल सकते थे ना, मैंने उनका तो डिफेंस हमको करना था। डिफेंस में एक शब्द हम बोल क्या दिए कि उसी को लेकर के लोग चल रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने बेरोजगार साथियों से कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी सरकार आएगी तो एक ही नहीं, आप समझ लीजिए कितना बड़ा संकल्प है कि जो परिवार आज तक सरकारी नौकरी का दर्शन न किया था, मुंह न देखा था, ऐसे वंचित परिवार इस राज्य के जितने भी होंगे सबके घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। ये समझ लीजिए कि संपूर्ण देश में यह संकल्प लेने का हिम्मत किसी ने नहीं किया है। आप कह सकते हैं, जैसे लोग गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं
कहाँ से होगा। तो वही नीतीश बाबू पहले कहते थे 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे, बाप के घर से लोगे, असंभव सा चीज़ है, जब जिस कारण से तुम्हारा बाप वहाँ गया है वहाँ से लोगे, मतलब ये आरोप लगाते थे। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीने में 5.5 लाख सरकारी नौकरियां दी और 3.5 लाख सरकारी नौकरी का रास्ता बना के आए। टीआर 3 क्या है भाईजान? वो जो 84,000 पद बच गए थे हमारे टाइम का सृजित पद, उसी पर टीआर 3 हुआ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी टीआर 4 का घोषणा किए कि मैं टीआर 4 करूंगा। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी वो टीआर 4 का एग्जाम तक नहीं ले पाए। अब समझिए मुख्यमंत्री जी कितने निकम्मे हैं, कितना खटारा है कि अपने निर्देश का अनुपालन भी नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी का अपर हाउस में विधान परिषद में और विधानसभा में टाइमिंग को लेकर के घोषणा था कि भाई वो अपना टाइमिंग घोषणा के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा सदन के अंदर एक आदेश होता है, लेकिन एक सनकी अधिकारी उनके आदेश का भी अनुपालन नहीं किया। इसका मतलब शासन पर से उनकी पकड़ पूरी तरह कमजोर हो गई है। इसलिए अकूत भ्रष्टाचार है, मनमानी है, मुट्ठी भर भ्रष्ट अधिकारी चाहे सेवानिवृत्त हो या सेवा में हो, वो शासन चला रहा है। जनता परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और जो हमारे महान मतदाता बिहारवासी अपने घर घर में एक नौकरी देखना पसंद करेंगे। अब समझ लीजिए जीवन